अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन एनिमल्स और इस टॉपिक में हम एनिमल्स में डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशन को जो मुख्तलिफ फाइला के अंदर मुख्तलिफ एनिमल्स जिस तरह मूव करते हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटिस्टा में। अब चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि हम किंगडम प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजोआ के फाइला हैं उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। तो उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की लोकोमोशन पाई जाती है और उसी को फिर हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यूग्लिना है सबसे पहले। यूग्लिना प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है। इसके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजेलम होता है एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी पे, जैसा कि आपको यहाँ पे हल्का सा नजर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको दिखाया हुआ है। और जिस तरह हंटर आप मूव करते हैं उस तरह ये विद बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है और ये वेव जनरेट करता है। इसकी बेस के ऊपर बेसल बॉडी लगी हुई है जो इसको घुमाती है और वेव जनरेट होती है बेस से टिप तक। और इनकी वेलोसिटी और इनका एम्पलीट्यूड यानी कितनी तेजी से वेव जनरेट होंगी और कितनी ब्रॉड वेव जनरेट होंगी वो वेरिएबल है और उसकी वजह से यूग्लिना मूव कर सकता है। और साथ ही साथ फिर इस फ्लैजेलम की मूवमेंट की वजह से यूग्लिना गोल गोल घूमती रहती है इसकी बॉडी। तो इसको हम फ्लैजेलर लोकोमोशन कहते हैं। फिर इसके अलावा इसकी बॉडी में लंबाई के रुख मायोनीम्स मौजूद हैं जो पूरी बॉडी के अलोंग चलते हैं और उनकी वजह से ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरह की मायोनीम्स की मदद से भी यूग्लिना मूव कर सकता है फ्लैजेलम के बगैर भी। तो इस तरह की लोकोमोशन को यूग्लिनाइड मूवमेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके मुकाबले में किंगडम प्रोटिस्टा का ही दूसरा मेंबर पैरामीशियम है। पैरामीशियम में मूवमेंट होती है थ्रू सीलिया। इसको हम सीलियरी मूवमेंट कह सकते हैं। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया शॉर्ट थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकले हुए होते हैं, सेल की बॉडी से बाहर होते हैं। इनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। चंद माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक हो सकते हैं और डायमीटर बहुत बारीक होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के होते हैं सिर्फ। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो काट के सीलियम को अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर नजर आएंगे और टोटल 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो दायरे में अरेंज होते हैं और सेंटर में एक पेयर अकेला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 9 पेरिफेरल डबल फाइब्रिल्स हैं। डबल फाइब्रिल से मुराद है कि ये दो दो के यूनिट बने हुए हैं और 9 इस तरह के हैं जो दायरे में लगे हुए हैं पेरिफेरी पर, किनारे पे। और 8 की शेप के हैं, देखने में 8 जैसे नजर आते हैं और सेंट्रल में 2 स्मॉल फाइब्रिल्स हैं और ये सीलियम में लंबाई के रुख जिस तरह पेंसिलों का आपने गट्ठा बनाया हुआ होता है वैसे पड़े हुए होते हैं और इनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। अब सारे सीलिया एक ही वक्त में मूव नहीं करते बल्कि इनके अंदर वेव, प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होती है। जिस तरह आपने स्टेडियम्स के अंदर देखा हुआ होगा कि लोग हाथ खड़े करके वेव बना रहे होते हैं तो वो स्टेडियम के एक हिस्से पे होती है और वो पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा रही होती है। तो उसी तरह ये पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया भरे हुए हैं और फिर ये वेव जनरेट होती है जो एक तरफ से दूसरी तरफ को मूव करती जाती है। सीलिया हरकत कर रहे होते हैं। तो वेव एंटीरियर एंड से शुरू होती है, आमतौर पे टिप से शुरू होती है और बॉडी पे बैक की तरफ मूव करती है। मूवमेंट का मैकेनिज्म जो है वो ये है कि जो 9 हमने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर्स की बात की तो उनमें 2 ग्रुप्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब जिस तरह आपने कश्ती देखी हुई है तो जब आप कश्ती चला रहे होते हैं चप्पुओं से तो उस वक्त चप्पू चलाते हुए 2 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। एक को कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरे को कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक से मुराद होता है कि जब आप पानी में चप्पू को डुबो कर और जोर लगाते हैं तो उसकी वजह से कश्ती मूव करती है। फिर उसके बाद आप चप्पू को पानी में से निकाल के हवा में कर लेते हैं और फिर उसको वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं, सामने की तरफ लाते हैं और फिर दोबारा पानी में डिप करके जोर लगाते हैं। तो वो जो वापस लाने वाला स्टेप है उसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो पानी के अंदर कश्ती में चप्पू चलाते हुए इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और रिकवरी स्ट्रोक होता है। तो इसी तरह
सीलियम का भी एक इफेक्टिव स्ट्रोक है जिसमें वो पूरा फैल के पानी के अंदर और फिर पीछे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म पानी में तैरता है। उसके मुकाबले में फिर जब उसको वापस खींच के सीलियम को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं तो इसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। अब इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान 5 माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं और उसके मुकाबले में रिकवरी स्ट्रोक के दौरान 4 पेयर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और तो इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के दरमियान फर्क आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में बाज़ दफा पूछ लिया जाता है। तो अब इन सीलिया की मूवमेंट के लिए फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इस एनर्जी को सप्लाई करते हैं एटीपी। सीलिया बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव्स जनरेट हो रही हैं और वो ये आगे की तरफ जा रही हैं और कितनी स्मूथली ये मूव कर रहा है। तो ये इंतहाई स्लो मोशन में आपको दिखाया हुआ है। उसके मुकाबले में फास्ट आप देखें अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ पानी के अंदर एलिगेंटली ये तैर रहे होते हैं और काफी तेज इनकी मूवमेंट होती है। तो अपनी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं खड़े खड़े, और टर्न भी कर सकते हैं, ये सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से। इसके बाद आते हैं एक और मेंबर जो बड़ा पेक्यूलियर है, डिफरेंट है, अमीबा। अमीबा के अंदर लोकोमोशन होती है सूडोपोडिया के जरिए से। सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी कि उभार हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो उंगली की तरह नजर आते हैं। और साइटोप्लाज्म अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फ्लो कर रहा है, इसके अंदर चीजें मूव करती हुई जा रही हैं। इसी तरह इस बाजू के अंदर भी चीजें साइटोप्लाज्म फ्लो करता जा रहा है। तो साइटोप्लाज्म आपको पता है साइक्लोसिस होती है उसके अंदर, तो साइक्लोसिस के जरिए से इन प्रोजेक्शन के अंदर मटेरियल भरता जाता है और उसकी वजह से थोड़े अरसे में सारा मटेरियल भर के दूसरी तरफ चला जाता है। तो इनको सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो का मतलब होता है पास और पोडियम कहते हैं पाँव को। फिर इसके बाद स्पंजिस के अंदर तो लोकोमोशन नहीं होती, तो जेलीफिश के अंदर लोकोमोशन होती है। मेंबर है फाइलम नाइगेरिया का और जेलीफिश की बॉडी बेल लाइक होती है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी इस बॉडी के अंदर पानी भर लेते हैं और फिर ऊपर से मसल्स, ये जो बॉडी के अंदर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से बेल का वॉल्यूम कम हो जाता है और उसकी वजह से नीचे से पानी प्रेशर से बाहर की तरफ निकलता है। ये तकरीबन वैसा सा मैकेनिज्म है जैसा कि जेट इंजन के अंदर होता है कि जेट इंजन के अंदर पंखा लगा हुआ होता है, आगे वाला उसका सिरा मोटा होता है, पीछे वाला सिरा बारीक होता है। हवा आगे से दाखिल होती है और फिर पीछे से प्रेशर के साथ निकलती है। तो जब वो प्रेशर के साथ निकलती है तो रिएक्शन के तौर पे जेट आगे की तरफ मूव करता है। तो इसी तरह जेलीफिश भी पानी को प्रेशर से बाहर की तरफ फेंकती है और उसकी वजह से आगे की तरफ मूव करती जाती है। इस प्रोसेस को जेट प्रोपल्शन कहते हैं। जेट बेसिकली ये कहते हैं जो पीछे से गैसेस की धार निकल रही है या यहाँ से पानी की धार निकल रही है तो इसको जेट कहते हैं, धार को। अब इसके बाद नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा के मेंबर में रिप्रेजेंटेटिव हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर लोकोमोशन के हवाले से हमने थोड़ी सी बात पहले भी की थी। इसके अंदर होती है मूवमेंट अकॉर्डियन लाइक, यानी कि इसके अंदर सेगमेंट्स बने हुए हैं और इनमें सेगमेंट्स कभी फैलते हैं और कभी सिकुड़ते हैं। जिस तरह अकॉर्डियन वो जो बजाने वाला एक औजार है उसके अंदर सेगमेंट्स चौड़े हो रहे होते हैं और कभी सिकुड़ रहे होते हैं। तो अब बॉडी के अंदर सेगमेंट्स हैं और उनके अंदर दीवारें हैं और फिर इसके अंदर दो सेट ऑफ मसल्स हैं। एक सर्कुलर मसल्स होते हैं जो बॉडी में बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं और उसके मुकाबले में लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं जो लंबाई के रुख चलते हैं बॉडी में। तो जिस वक्त सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त एक कंपार्टमेंट पतला और लंबा हो जाता है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि कंपार्टमेंट पतला और लंबा हो गया है। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त ये कंपार्टमेंट देखें तो छोटा सा हो जाता है। तो एक कंपार्टमेंट कभी लंबा हो सकता है सर्कुलर मसल्स की वजह से और कभी छोटा हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से। और फिर करते क्या है कि ये कंपार्टमेंट को लंबा करते हैं, आगे से जमीन के साथ जुड़ जाता है। जमीन के साथ जुड़ने के लिए ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर बॉडी से निकले होते हैं, बहुत छोटे से माइक्रोस्कोपिक, इनको सीटी कहते हैं। तो सीटी के जरिए जमीन से जुड़ जाता है और फिर पीछे वाले सेगमेंट्स को सुकेरता है, तो उसकी वजह से बॉडी खींच के आगे आती रहती है।
अब ये अल्टरनेटिंग वेव जनरेट होती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, जिसके जरिए से पूरा ऑर्गेनिज्म आगे मूव कर सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट फाइलम इंसेक्ट्स का, आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के अंदर मुख्तलिफ तरह की लोकोमोशन है, ये वॉक भी कर सकते हैं तेजी से और उड़ भी सकते हैं हवा में। तो स्विफ्ट वॉकिंग होती है इनके अंदर, बड़ी तेजी के साथ चल सकते हैं। अब इसके दौरान इनके पास लेग्स हैं, लेग्स के 3 पेयर्स हैं। अब इसमें ये क्या करते हैं कि 4 लेग्स के जरिए से जमीन, आगे वाली जमीन को पकड़ के उसको खींचते हैं। ये देखें तो ये आगे से जमीन को पकड़ के अपनी बॉडी को खींच रहा है, जिसकी वजह से बॉडी आगे मूव करती है। हाइंड लेग्स पीछे से जमीन को पुश करती जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीछे से जमीन को पुश करता है, जिसकी वजह से बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है। और मिडल लेग प्रॉप के तौर पे काम करता है, सहारे के लिए। जिस तरह आप छड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह ये मिडल लेग छड़ी के तौर पे काम करती है। अब एक वक्त में एक तरफ की टांगें पुश या पुल कर रही होती हैं, दूसरी तरफ की टांगें सहारा दे रही होती हैं, और बारी बारी एक दफा लेफ्ट साइड से वो बॉडी को पुश और पुल करता है, फिर राइट साइड से बॉडी को पुश और पुल करता है, जिसकी वजह से ये तेजी से आगे मूव कर सकता है। इसके अलावा इसके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी हैं, जिनकी मदद से ये फ्लाई कर सकता है। अब पीछे वाले जो विंग्स हैं वो तेजी से हवा में फड़फड़ाते हैं और उसकी वजह से पुश जनरेट होता है, जिससे ये हवा में उड़ सकता है। और आगे वाले विंग्स के जरिए से बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है हवा में, या स्टीयरिंग कर सकता है। फाइलम मोलस्का को अगर देखें तो फाइलम मोलस्का के अंदर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर यहाँ पे आपके पास स्नेल है। तो स्नेल के पास सिंगल मस्कुलर फुट होता है, एक ही बड़ा सा फुट है। यहाँ पे ये किसी ग्लास की सरफेस के ऊपर चल रहा है, तो नीचे से आपको ये इसका पाँव नजर आ रहा है मूव करता हुआ, स्लोली स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, और वेव्स जनरेट हो रही हैं, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर सकता है या क्रॉल कर सकता है, रेंग सकता है। ठीक है, इसके मुकाबले में ऑक्टोपस या स्क्विड जो होते हैं पानी के अंदर रहते हैं, और ये आमतौर पर तेजी के साथ काफी स्विम कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट मेंबर आप फाइला की इनवर्टिब्रेट्स की टॉप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर मूवमेंट के लिए ट्यूब फीट मौजूद हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और हजारों की तादाद में है, बॉडी के नीचे होते हैं, जिनके जरिए से ये मूव कर सकते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर नालियों का एक सिस्टम पाया जाता है। एक रिंग कैनाल है, रिंग की फॉर्म में बॉडी में मौजूद है, और उससे फिर हर बाजू के अंदर रेडियल कैनाल्स निकलती हैं, नालियां निकलती हैं हर बाजू में, जिनको रेडियल कैनाल्स कहते हैं। सेंटर से आर्म की टिप तक जाती हैं, और फिर इस नाली के दोनों तरफ ट्यूब फीट लगे हुए हैं। ये गुब्बारे से लगे हुए हैं, और इन गुब्बारों के नीचे, ये यहाँ पे वो गुब्बारा आपको दिखाया हुआ है दोनों, और उनसे आगे ट्यूब फीट जुड़े हुए हैं। अब क्या करते हैं, ये गुब्बारे के ऊपर मसल लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो जब ये गुब्बारा इसके मसल प्रेशर डालते हैं, इसके अंदर पानी है, तो ये पानी आगे टांग में चला जाता है, जिसकी वजह से ये टांग लंबी हो जाती है और वो फिर आगे की तरफ बढ़ती है। फिर इसके ऊपर लंबाई के रुख मसल्स अटैच हैं, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके फिर इस टांग को मोड़ सकते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि ये जमीन के साथ जुड़ते हैं, किसी चीज के साथ जिसके ऊपर ये चल रहे हैं उसके ऊपर जुड़ते हैं, और वहां पे ये काम करते हैं सक्शन कप्स की तरह। सक्शन कप्स होते हैं, जैसे आपने देखा हुआ है, वो एक औजार होता है जिसके ऊपर एक डंडा लगा हुआ होता है, और आगे से काले रंग का कप सा बना हुआ होता है रबड़ का, और इसकी मदद से आप गटर वगैरह खोलते हैं। तो जिस तरह वो जुड़ जाता है, कार्टून वगैरह में आपने टॉम एंड जेरी में अक्सर देखा होगा, तो जिस तरह वो किसी चीज के ऊपर जुड़ के और गटर वगैरह को आप खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह वो पक्का जुड़ जाता है। तो इसी तरह ये भी जमीन के साथ पक्के जुड़ जाते हैं, और हजारों ट्यूब फीट हैं, तो जब ये किसी चीज के साथ जुड़ते हैं तो अच्छा खासा पक्की तरीके से जुड़ सकते हैं। और फिर जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि ये पाँव किसी चीज पे जुड़ के फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो बॉडी उस तरफ को खिंचती चली जाएगी।